हेलो हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू योर पावर सिस्टम। एंड जैसा कि आपने देखा होगा कि पावर सिस्टम का सबसे पहले हमने यूनिट नंबर 5th अपलोड कर दिया है। जैसा कि हमने बोला था कि हम इसमें रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे, क्योंकि यूनिट नंबर 5th से लेकर 4 से लेकर 3rd 2 1 ऐसे हम इस सीरीज़ को अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए, आज के जो वीडियो है वो जो है, इसमें हम यूनिट नंबर 4 जो आपका पावर सिस्टम सेकेंड का है, जिसका कि चैप्टर नेम है स्टेबिलिटी एंड पावर सिस्टम। मतलब स्टेबिलिटी, हम पावर में स्टेबिलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस यूनिट में। चलिए इस यूनिट को हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि जो यूनिट नंबर 5th है, यूनिट नंबर 5th जो था आपका, वो केवल और केवल रिले से रिलेटेड था। तो उसको मैंने बहुत मतलब अपने तरीके से तो कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए। लेकिन उसमें कुछ लोग कमेंट आए थे कि वीडियो का लेंथ बढ़ा दीजिए, लेकिन अच्छे समझाइए। मैं आपको फिर से इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कहता हूं कि अगर आप लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा वीडियो पे क्लिक किए हैं और सोच रहे हैं कि पहली बार ज़िंदगी में पढ़ के यूनिट नंबर 4 जो है, यूनिट नंबर 5th है, आज तक आपने कॉलेज में नहीं पढ़ा या अपने से एक बार नहीं पढ़ा और सोचेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम जो है इस 40 मिनट के वीडियो से आपको समझ में आ जाए, तो मैं कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को ना देखें तो ही बेहतर होगा। क्योंकि सच्चाई है कि मैं वन शॉट का मतलब ये होता है कि वन शॉट इज़ अ काइंड ऑफ रिवीजन, REVISION। देख लो, रिवीजन होता है, मतलब इसका मतलब कि आप एक बार पढ़ के आए हैं। केवल मेरा मोटिव होता है, आप सोचो, जो पूरा आपका कभी कभी अपने ख्याल से सोचे हो कि जो आपका 3 महीने, एटलीस्ट 3 महीने, एटलीस्ट 60 जो जितना भी कह लो, 40 से 50 लेक्चर जो होता है एक सब्जेक्ट के लिए असाइंड होता है। अब 40 लेक्चर को 40 मिनट में ख़त्म करना क्या इतना आसान होता है? क्या नहीं आसान होता है मेरे भाई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं पूरा अपना डेडिकेशन के साथ, पूरा अपना जितना मुझे आता है उससे कहीं ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, और चीज़ें जो आप खुद से पढ़ सकते हो। जैसे रिले में सबका वर्किंग प्रिंसिपल सेम था, तो रिले में वही चीज़ मैं क्यों बार बार रिपीट करूँ, ताकि वीडियो का लेंथ बढ़े और मुझे भी उतना आसानी से अपलोड करने में दिक्कत होगी अगर वीडियो का लेंथ बढ़ेगा, क्योंकि उसका जो साइज़ है वो बढ़ेगा। तो सब कुछ को देखते हुए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के फीडबैक को लिया और हमने कहा, फिर से मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेरा वीडियो ना देखें। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें स्टेबिलिटी के बारे में समझना होगा। सबसे पहले हम स्टेबिलिटी समझते हैं कि व्हाट इज़ स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी क्या है? नाम से क्लियर है, मतलब स्थिरता कहते हैं अगर हिंदी में बोले तो। द एबिलिटी ऑफ सिस्टम टू रीच नॉर्मल और स्टेबल कंडीशन आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। मतलब स्टेबिलिटी क्या है? किसी भी सिस्टम को हम डिस्टर्ब करने के बाद, जैसे कोई भी सिस्टम, जैसे कोई भी वेव देखते हैं हम, कोई भी सिस्टम यहाँ डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, ये डिस्टर्ब होने के बाद स्टेबल फिर अपने रीगेन पोजीशन में आ जाए, उसी को हम स्टेबल सिस्टम या स्टेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम टाइप ऑफ स्टेबिलिटी देखते हैं। स्टेबिलिटी कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला जो होता है, हमारा जो होता है, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी होता है, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी होता है। तो वन आफ्टर वन हम सभी टाइप के स्टेबिलिटी को पढ़ेंगे। ये केवल 2 मार्क्स में आता है, लेकिन स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेबिलिटी के टाइप्स कितने होते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर इसमें डेरिवेशन है। ये जो चैप्टर है मैं आपसे बोल दूंगा, DERIVATION। अब एक चीज़ जैसा आप लोग कह रहे हैं, वैसे मैं समझाने लगूँ तो एक वीडियो का लेंथ ऑब्वियसली अगर लेक्चर वाइज लिया जाए तो 4 घंटे से कम का नहीं होगा एक यूनिट। अगर एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, आप देखते होंगे गेट का कोई भी वीडियो देखते होंगे, उतना अच्छा जो फैकल्टी समझाते हैं, कोई भी एक टॉपिक जो है 2 घंटे में समझाया जाता है। तो सेम वे ये वन शॉट है। वन शॉट हम कोशिश करेंगे कि जितना कम से कम मिनट में हो, ताकि अगर 30 मिनट में हम वन शॉट बनाते हैं, लेकिन हाँ इफेक्टिव रहता है ना। अगर आप एक बार पढ़ के आए हो, समझोगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, और दैट इज़ रियली इफेक्टिव। एक लोगों के बैड कमेंट से मेरा कुछ नहीं होने वाला। बैड कमेंट तो नहीं था, लेकिन हाँ आप लोग के फीडबैक इज़ रियली मस्ट। कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी लगती हैं, लेकिन हाँ एट द एंड मुझे आप लोगों के जो सपोर्ट हैं वो ज़्यादा हैं। और हर जगह पॉजिटिव है तो निगेटिविटी रहनी चाहिए। मुझे आप कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ के अजीब लगता है यार। क्या 40 मिनट के वीडियो से क्या एक्सपेक्टेशन कर लेते हो कि पूरा आपको 40 मिनट का वीडियो में पूरा यूनिट समझ में आ जाएगा? कैसे आएगा मेरे भाई? थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, नहीं आएगा जब तक आप पहले से नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो चलिए, स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी सबसे पहले मैं देख लेता हूँ।
तो स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी रिफर टू द एबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम टू रीगेन सिंक्रोनिज्म आफ्टर द स्लो डिस्टर्बेंस, मतलब जो स्लो डिस्टर्बेंस के बाद सिस्टम जो है अगेन सिंक्रोनिज्म, जो पहले का अवस्था था, जो पहले का सिचुएशन था, उस सिचुएशन में आ जाए, तो उसे हम स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी कहते हैं। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे जो मतलब स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी होता है, उसके टाइप होता है। सबसे पहले जो होता है स्टैटिक स्टेबिलिटी होता है, उसका डायनेमिक। देखिए नाम से ही क्लियर है कि स्टैटिक स्टेबिलिटी क्या है, डायनेमिक स्टेबिलिटी क्या है। अब आप बताओ, एक एक लाइन में समझाऊं तो क्या आप थर्ड ईयर में हो यार? थोड़ा सोचो, थर्ड ईयर में एक एक लाइन समझाना इट्स नॉट, मतलब सोच के ही बेकार लगता है। आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ लिए, आप पीडीएफ पढ़ के समझ सकते हो, लेकिन आप लोगों के कारण मुझे मतलब इस टाइम को इनहेंस थोड़ा सा लेंथनेंट करना पड़ेगा। लेकिन देखता हूँ कहाँ तक, मतलब मुझे जहाँ मुझे लगेगा वहीं मैं आपको समझाऊंगा। अदरवाइज जो चीज़ आप अपने से समझ सकते हो उसको मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैटिक स्टेबिलिटी क्या होता है? स्टैटिक स्टेबिलिटी रिफर टू द इनहेरेंट स्टेबिलिटी दैट प्रीविल्स विदाउट ऐड ऑफ एनी ऑटोमेटिक डिवाइस, मतलब बिना किसी ऑटोमेटिक डिवाइस का यूज किए हम जो स्टेबिलिटी गेन करते हैं, लाइक गवर्नर। जो हम गवर्नर क्या होता है? आप पूछो कि गवर्नर क्या होता है? अरे भैया गवर्नर ही सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो। गवर्नर जो होता है वो जो मोटर होता है, मोटर में मोटर की स्टेबिलिटी, मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, मतलब एक इनर्शिया मेंटेन करने के लिए हम गवर्नर का यूज़ करते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर, ये टाइप के जो स्टेबिलिटी होते हैं उसे हम स्टैटिक स्टेबिलिटी कहते हैं, राइट। एंड देन आफ्टर हम डायनामिक स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। तो डायनामिक स्टेबिलिटी में क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक कंट्रोल, मतलब जो यहाँ पे लिखा होगा कि द डायनामिक स्टेबिलिटी रिफर टू द आर्टिफिशियल स्टेबिलिटी गिवन टू इनहेरेंटली अनस्टेबल सिस्टम। जो अनस्टेबल सिस्टम होते हैं बाय ऑटोमेटिक कंट्रोल डिवाइस, जो ऑटोमेटिक कंट्रोल डिवाइस है सिस्टम जो इनहेरेंटली अनस्टेबल होते हैं, उसे डायनामिक स्टेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल जो दिया है कि स्मॉल डिस्टर्बेंस ऑफ द टाइम लास्टिंग इन ऑर्डर टू 10 to 30 सेकेंड इंक्लूजन ऑटोमेटिक कंट्रोल, जो 10 से 30 सेकेंड तक जो हमारा यहाँ पे लिख रहा है डिस्टर्बेंस जो होता है सिस्टम में लास्ट करता है, मतलब बना रहता है, उस स्टेबिलिटी जो होता है, उस स्टेबिलिटी को हम क्या करते हैं? ऑटोमेटिक जो हमारा कंट्रोल डिवाइस है उसे क्या करते हैं? स्टेबल कर लेते हैं। दैट इज़ नॉन एज डायनामिक स्टेबिलिटी। देन आफ्टर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। ट्रांजिएंट्स नाम से क्लियर है कि ट्रांजिएंट जो होता है, जैसे हम वेव बना रहे हैं, ठीक है, कल पिछले 5th यूनिट में हमने बताया था ट्रांजिएंट क्या होता है। जैसे एक सर्टेन टाइम के लिए हमारा जो है वेव फॉर्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो उसे हम ट्रांजिएंट बोलेंगे, ठीक है। तो यह लिखा है कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी जो है, transient stability is the ability of the system regain synchronism a large disturbance, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस बार स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। जैसे ट्रांजिएंट कब आएगा हमारा मतलब ट्रांजिएंट जो सिस्टम में मतलब डिस्टर्बेंस कब होता है? जैसे कि अचानक से सडन मतलब सडन जो है हम बहुत ज़्यादा लोड को जो है डिस्टर्ब मत हटा दिए, या एक्साइटेशन जो है ऑटोमेटिकली जो लॉस हो गया हमारा जो मोटर है, तो इस समय हमारा ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, मतलब ट्रांजिएंट जो है डिस्टर्बेंस होगा और उस टाइम हमें ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी जो है रीगेन करना होगा। उसके बाद स्टेबिलिटी लिमिट्स हम पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी लिमिट इज़ द मैक्सिमम पावर दैट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम नेटवर्क बिटवीन द सोर्स एंड लोड, मतलब सोर्स से लोड में जो मैक्सिमम पावर जो होता है, मैक्सिमम पावर जो हम ट्रांसफ़र करते हैं विदाउट सिस्टम बिकमिंग अनस्टेबल इज़, मतलब सिस्टम जो होता है विदाउट अनस्टेबल इज़ ग्रेजुअल जो स्टेबल कंडीशन में आ जाए उसको हम स्टेबिलिटी लिमिट कहते हैं। एक लिमिट जो हम लिखा है ना, मैक्सिमम पावर टू, जो हम मतलब सोर्स से लोड में मैक्सिमम पावर का जो मतलब हम ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ पर लिखा है नेटवर्क में, उसी को विदाउट डिस्टर्बेंस एवरीथिंग इज़ गिवन हियर, तो उसको हम एक लिमिट में जो हम सेंड करते हैं उसी को स्टेबिलिटी लिमिट बोलते हैं। एवरीथिंग इज़ रिटन हियर इन पीपीटी, राइट। तो इसमें क्या है हम समझाएं? वोल्टेज स्टेबिलिटी नाम से क्लियर है, नाम से क्लियर होगा। वोल्टेज को जो हम स्टेबल करते हैं तो वोल्टेज स्टेबिलिटी, एंड जो फ्रीक्वेंसी को हम स्टेबल करेंगे उसको फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी हम कहेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम टू मेंटेन द स्टडी वोल्टेज एट ऑल द बसेस, मतलब जितने भी हमारे नेटवर्क में बसेस लगे रहते हैं उस पर हम वोल्टेज जो है नॉर्मल कंडीशन में जब हम मतलब सेंड करेंगे एक स्टेबल कंडीशन में आफ्टर डिस्टर्बेंस, तो उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे लिखा होगा वेरी क्लियरली लिखा है वोल्टेज इनस्टेबिलिटी ऑकर व्हेन द सिस्टम कैन नॉट मीट रिएक्टिव डिमांड लीडिंग टू वोल्टेज ड्रॉप, मतलब जब वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है, जब हमारे मतलब सिस्टम में डिस्टर्बेंस आने लगता है, मतलब फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज होता है, तो उस समय वोल्टेज का इनस्टेबिलिटी होता है। तो मतलब सिग्निफिकेंस क्या होता है हमारा वोल्टेज स्टेबिलिटी का? यहाँ पे लिखा हुआ है कि वोल्टेज लेवल ऑफ रिलायबल ऑपरेशन प्रिवेंट द वोल्टेज कोलैप्स विच कजेज द पावर आउटेज ऑफ द इक्विपमेंट। तो आप जानते हैं कि जब भी वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होगा हमारा जो सिस्टम होगा वो जो है फुल इफिशिएंसी पर वर्क नहीं करेगा, एंड ड्यू टू डैट जो परफॉर्मेंस है हमारा सिस्टम का वो बिल्कुल डिग्रेड हो जाएगा।
तो वोल्टेज स्टेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, जिसमें फ्रीक्वेंसी के बारे में हम समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी होता है डिस्टर्बेंस, जैसे जनरेटर का लोड एंगल लॉस हो जाएगा अगर स्टेबल फ्रीक्वेंसी ना हो, तो इसके मतलब क्या होंगे, मेंटेन द सिस्टम, मतलब हमें सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी होता है उसे एक लिमिट में मेंटेन करके रखना होता है। जैसे कि इंडिया में 50 हर्ज +-2 हर्ज या +-2 हर्ज, हाँ 48 से 52 अगर हमारे सिस्टम को मिलता है तो हमारा सिस्टम जो है उसे मतलब कोप कर सकता है। उसके बाद अगर मिलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टम जो है फेल्योर हो जाएगा। जब हमने फ्रीक्वेंसी देखा, फिर रोटर एंगल स्टेबिलिटी, रोटर का एंगल स्टेबिलिटी, देखिए रोटर जो आप सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस में रोटर एंगल जो आया था, अगर रोटर एंगल मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा, रोटर एंगल मेंटेन नहीं होगा तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे हमारा जो पावर ट्रांसफ़र हम करते हैं, जो पावर हम ट्रांसफ़र करते हैं और जो हमारा जनरेशन होता है, अगर रोटर एंगल थोड़ा भी चेंज हुआ तो आप जानते हैं पावर फैक्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, जिससे कि ब्लैकआउट भी हो सकता है। ब्लैकआउट मीन्स पूरा हमारा जनरेशन सिस्टम जो है ख़त्म हो सकता है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है गायब हो सकती है। तो ये सब जितना भी आपने देखा, फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, वोल्टेज स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी लिमिट एंड जो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, तो हर एक स्टेबिलिटी जो है मतलब हम कैसे रीगेन करते हैं, कैसे, मतलब जो हमारा चैप्टर का नाम है पावर, मतलब स्टेबिलिटी इन पावर सिस्टम, जितना टाइप की स्टेबिलिटी था हमने समझाया। उसके बाद देख सकते हैं, सबसे पहले हम जितना भी डेरिवेशन है उस डेरिवेशन को पढ़ेंगे। तो ये डेरिवेशन मतलब जो है इस डेरिवेशन में यहाँ पे क्लियर नहीं है, हमने तो पीडीएफ बना के, मतलब जो पीपीटी, मतलब क्या मैं कह सकता हूँ, तो सबसे मतलब देख सकते हैं कि मैंने बहुत बार बोला है कि हर चीज़ मैं नहीं करता हूँ, कुछ पीपीटी जो होता है, कुछ पीडीएफ जो होता है मैं अपने से बनाता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो पीडीएफ आप देखते हैं वो हमारे वन ऑफ द फ्रेंड इज़ जस्ट मेकिंग। सो मतलब वो इस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में वो पीपीटी बनाते हैं, उस फॉर्मेट में पीपीटी बनाने के लिए उन्होंने बैकग्राउंड हटाया, जिससे कि आप देख सकते हैं ब्लर हो गया, उतना क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। तो एनीवे हमने अपना, अब समझ सकते हैं कि अभी तक मैं किसी भी यूनिट का हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाता था, मतलब कोई सब्जेक्ट का, बट आप लोगों के बहुत से ज़्यादा कमेंट्स आए कि पावर सिस्टम का वीडियो लाइए। और हाँ, मैं आपको रियलिटी बता सकता हूँ कि मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि पावर सिस्टम में मैं 30 नंबर से अधिक नहीं ला सकता, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था जब सिटी आया था, और मैंने कभी समझने का कोशिश भी नहीं किया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो आपका फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट है वो तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ लिया हूँ और उसका नोट्स मैं अभी बना रहा हूँ फिलहाल। यूनिट नंबर थर्ड अभी मतलब मेरे को बस समझना है। तो अब मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें 40 नंबर से कम लाऊंगा। 40 से तो आगे कहाँ तक जाएगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 40 से कम तो बहुत कम ही चांस है कि मैं अब लाऊं। एक समय था जब मैं 30 के बारे में भी सोचता था कि पावर सिस्टम 2 में मेरा 30 आ जाए, लेकिन आज कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूँ कि 40 प्लस तो मैं ला के ही रहूँगा। मतलब इतना मैं पढ़ लिया कंटेंट में 40 प्लस ला सकता हूँ। देखिए 82 में कुछ नहीं कर सकता हूँ मीन्स मैं ला सकता हूँ। मुझे कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर कि मैंने जितना आप कंटेंट पढ़ लिया और जितना मैं कंटेंट दूंगा आपको, आप भी 40 से प्लस ला सकते हो, है ना। तो चलिए सबसे पहले जो भी मतलब डेरिवेशन है उस डेरिवेशन को हम अपने नोट्स पे लेके चलते हैं। देखिए सब कुछ यहाँ पे उन्होंने मतलब यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड हटाया है, जैसे कि ये ब्लर हो गया है। अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो कुछ चीज़ें तो दिखेंगी लेकिन कुछ चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो एनीवे हम अपने पीडीएफ पे चलते हैं, जो मैं उनको अपना हैंड रिटन नोट्स दिया था, देख सकते हैं उस हैंड रिटन नोट्स को मैंने अटैच किया। और जितना भी मैं आपको डेरिवेशन बताऊँगा, एवरी डेरिवेशन इज़, मतलब मैं बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है। दिस डेरिवेशन वही डेरिवेशन मैं लिया हूँ कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे पहला एक्सप्रेशन हम देखेंगे, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम पावर बिटवीन टू नोड। सबसे पहले हम दो नोड देखेंगे। देखिए हमारा नोड 1 यहाँ है, 2 यहाँ है। तो यहाँ पे जो नोड 1 पे वोल्टेज है V1 एंगल कुछ V1 एंगल पे है, और यहाँ पे V1 एंगल 2 पे हमारा जो है नोड 2 पे हमारा वोल्टेज है। अब नोड 1 और नोड 2 के बीच में रेजिस्टेंस होगा, रिएक्टेंस होगा, और करंट जो है कुछ एंगल पे होगा, और एज वेल एज इनके बीच में रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस जो होगा, जो हमारा इम्पीडेंस होगा वो कुछ एंगल पे होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या डिराइव करेंगे, मैक्सिमम पावर कब टू नोड में डिलीवर होता है उसका एक्सप्रेशन देखेंगे। वो जो आएगा आर मतलब x इक्वल टू अंडर रूट थ्री आर के बराबर आता है। देखिए मैं आपको स्टार्टिंग में बोल देता हूँ, अगर आपको कुछ ना आया ना तो लास्ट में जो डेरिवेशन जो है, डेरिवेशन का आंसर रख लीजिए, और आंसर को मतलब मतलब देखो मैं आपको एक मतलब
जो स्टूडेंट ऐसे हैं या जो मेरे मतलब वीडियो ऐसे लोग देख रहे हैं जो कि जस्ट बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब जॉब करते हैं, जॉब के साथ मतलब क्या करते हैं मतलब बीटेक में नाम लिखवा लेते हैं। तो उनके लिए मैं रामबाण इलाज ये बताऊंगा कि सबसे पहले आप डायग्राम बिल्कुल 100% याद करो, रटो, कैसे भी करो, प्रैक्टिस करो। उसके बाद आपको अगर अंदर की सामग्री, अंदर के एलिमेंट्स अगर ना समझ में आए तो लास्ट में आपको क्या करना है, कुछ भी लिखो, मतलब रिलेटेड आर एल कुछ भी लिखो, लेकिन लास्ट में एक बहुत बड़े डिब्बे में ना जो एग्जैक्ट आंसर है कि r = √3r मतलब x = √3r ये लिख दो। मैं गारंटी देता हूँ ना कि आपका अगर बैक आने का आप सोच रहे हो तो बैक तो बिल्कुल नहीं आएगा। 21 नंबर अगर सोच रहे हो, अगर जैसा मैं बोल रहा हूँ, तो 100% कि आप 30 नंबर तक आप अचीव कर सकते हो, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है यार। अगर मेरे को भी कुछ नहीं आता है, कैसे मैं मतलब हर सब्जेक्ट में मुझे अभी तक नहीं समझ में आता है कि एक 53 आ रहा है तो 53 नहीं आता है। अगर मेरा 50 नंबर आ रहा है तो सब में 50 मतलब हर सब्जेक्ट में मैं एक इक्वल इंपॉर्टेंस देके इक्वली पढ़ता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि कहाँ पे टीचर्स नंबर देते हैं। जैसे सीटी कभी कहाँ पे चेक होता है, अपने क्लास में सीटी होगा, आप भी बहुत सालों से पढ़ रहे हो, तो ये आपको एक मतलब समझ आ जाती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आप पढ़ रहे हो समझ में नहीं आ रहा, तो उसका डायग्राम जो है सबसे पहले रटो। डायग्राम रटने के बाद और जो डेरिवेशन है उसका लास्ट जो डेरिवेशन फाइनली क्या आ रहा है, बीच में कुछ लिखो जरूर। देखो 2 पेज तो भरना 7 नंबर में कंपलसरी है, एटलीस्ट 2 पेज भरो। एक डायग्राम में बड़ा डायग्राम बना दो, थोड़ा कुछ लिखो। लास्ट में जो आपका फाइनल आंसर है ना, उसको एकदम एग्जैक्ट आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब टीचर देखेगा तो अगर 7 नंबर का है तो 4 नंबर मतलब 7 में 3 नंबर तो दे ही देगा, 3 या 2 नंबर तो दे ही देगा। अगर 2 नंबर भी देता है तो आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको देना, ताकि आप भी अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। और जब मेरे पास कुछ क्वालिटी है, अगर मैं शेयर करूँगा तो हो सकता है मैं जो शेयर कर रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा मैं अपने आप में इम्प्लीमेंट कर लूँ। तो कहा गया है कि जितना आप ज्ञान बांटोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। तो एनीवे मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ कि जो मेरे को मालूम रहता है मैं आपसे शेयर ना करूँ। ओके, सो सबसे पहले देख सकते हैं मतलब नोड 2 नोड 1 पे वोल्टेज देखा आपने। अगर हम करंट निकालें तो करंट निकालने के लिए क्या होगा, आप जानते होंगे कि जब आप मतलब आपने क्या बोलते हैं करंट डिवीज़न जो मेथड होता है आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ से जो होगा V1 एंगल जो वोल्टेज जो होगा V1 एंगल डेल एंड V2 एंगल 0, इस पर अगर हम निकालेंगे मतलब हम मतलब जब क्या बोलते हैं यार करंट निकालते हैं, तो ये जो होता है वोल्टेज का डिफरेंस अपॉन जो होता है इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए डेरिवेशन जो है, अगर मेरे पास वाइट बोर्ड होता है या मतलब जो भी होता है स्मार्ट बोर्ड होता है, तो अगर मैं लिख के समझाता तो आपको बहुत अच्छे समझ में आता। लेकिन एनीवे मैं लिख के आपको कोशिश करूँगा कि पूरा समझ में आए। तो देख सकते हैं हम अब ये सेपरेट करेंगे। जो V1 डेल एंगल मतलब एंगल डेल है और V2 एंगल ये भी मतलब जो 0 है, इसको क्या करेंगे हम सेपरेट करेंगे। आई थिंक हाँ सेपरेट करेंगे, हाँ 0 है। तो यहाँ से जब हम सेपरेट करेंगे तो V1/Z और जो ये एंगल है आप जानते होंगे एंगल जब नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस होता है। तो V1 एंगल में डेल एंगल माइनस थीटा, और ये माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा V2/Z एंगल थीटा के बराबर। देखिए इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आप जानते होंगे पावर रिसीव्ड इक्वल टू क्या होता है, P2 = R जो होता है रियल इक्वल टू V2 इंटू जो हमारा I जो होता है इमेजिनरी के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो हमने I निकाला है, देखो जो हमने I की वैल्यू निकाला है, यहाँ पे I की वैल्यू फाइनली जो ये I की वैल्यू निकाला है, ये I की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। जब I की वैल्यू आप पुट करेंगे, समझ में आ रहा है ना। आई होप देखो वीडियो को आप अगर 2x में एक तो ऐसे ही मैं वीडियो का लेंथ बहुत कम रखता हूँ, और 2x में देखोगे तो कन्फर्म है कि समझ में नहीं आएगा। और वैसे भी मैं जो हमारा मतलब बोलने का स्पीड है वो भी इतना मतलब स्लो नहीं होता है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि स्पीड स्लो करके देखो, और स्पीड करके मतलब स्लो करके देखो और कहीं शांति प्लेस पे देखो, क्योंकि कभी कभी मैं भी देखता हूँ ना, तो मुझे 2x पे देखने का आदत है। और जब कोई बीच में कुछ भी बोल देता है ना, अगर 2x पे आप देख रहे हो तो समझ में नहीं आएगा, और बाद में आप टीचर को ब्लेम करोगे या किसी और को ब्लेम करोगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात ये है कि आप जब पढ़ रहे हो तो बिल्कुल आप शांत माहौल, लाइब्रेरी, जहाँ भी आपको एक बिल्कुल शांत माहौल मिलता है वहाँ 2x स्पीड पे वीडियो देखो, और 100% तक आपको समझ में आएगा। अगर नहीं है तो स्पीड को लो करो और देखो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जब हमने
ये आई की वैल्यू हमने इंटर किया तो आर इक्वलेंट इक्वल टू V2, और जब हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये जो हमारा V2 है ब्रैकेट्स के अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो V1 इंटू V2/Z, देख सकते हो V1 इंटू V2/Z, और ये हमारा कॉस एंगल, जो एंगल जो होगा आप कॉस में लिखेंगे और थीटा माइनस डेल हो जाएगा। और यहाँ पे जब V2 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, देख सकते हो मैं कोशिश पूरा कर रहा हूँ, मेरे पास संसाधन नहीं भी है लेकिन मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ कि आपको समझ में आए, ठीक है। क्योंकि मैं अगर अच्छे से समझाऊंगा ना मेरे दोस्त, यहाँ पे मैं डेरिवेशन एक बार और आपको समझाऊंगा तो मेरे कॉन्शियस माइंड में जाएगा, और यही कारण है कि मैं आपको मतलब एक कॉन्फिडेंस के बेसिस पे बोल दे रहा हूँ कि हाँ मैं 40 स्कोर कर ही लूँगा, 40 से प्लस स्कोर कर लूँगा यार, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, एक बार लिखा हूँ, एक बार समझा रहा हूँ, एक बार समझा हूँ, क्यों नहीं करूँगा। अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा यार। इतना मेहनत करने के बाद अगर 40 नंबर नहीं लाओगे तो आपकी पढ़ाई या आपके जो लिखावट है, आपकी कॉपी राइटिंग है, उस पर आपको मतलब शर्म करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ से आपने देखा कि हमने इसमें मल्टीप्लाई किया V2 इंटू V1/Z, और कॉस में हमने इसको क्या किया, एक्सचेंज किया, V2 का स्क्वायर हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। नाउ हम क्या करेंगे, जो हमारा थीटा है, थीटा की जगह पे 90 माइनस अल्फा रखेंगे। जब यहाँ पे थीटा की जगह पे 90 माइनस अल्फा रखोगे, देखो थीटा की जगह पे 90 माइनस अल्फा, तो V1 इंटू V2 थीटा की जगह पे 90 माइनस अल्फा डेल के बराबर हो जाएगा। और कॉस में 90 माइनस थीटा जो होता है, ये थीटा मान लेंगे, तो ये कितने के बराबर होता है, ये जो होता है हमारा साइन के बराबर होता है। यहाँ पे साइन आ गया, और फिर हमने कॉस 90 माइनस थीटा रखा, कॉस में 90 माइनस जो थीटा होता है वो हमारा साइन थीटा के बराबर होता है। तो फाइनली हमारा जो होगा पावर जो होगा वो हमारा इस इतना आ गया। आई होप बिल्कुल अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जहाँ हमारा अल्फ़ा है, जो आप अल्फ़ा देख रहे हैं, फंक्शन ऑफ इम्पीडेंस ऑफ द लाइन है, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे कि P2 जो है हमारा, आप जानते होंगे P2 जो है पावर है, तो P2 रिसीव्ड इज़ मैक्सिमम व्हेन जो हमारा अल्फ़ा प्लस डेल है वो 90 डिग्री के बराबर होगा, तो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम पावर जो होगा रिसीव होगा। तो यहाँ पे जब हम थीटा के जगह पर, मतलब अल्फ़ा के जगह पर 90 माइनस अल्फ़ा रखेंगे, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा V1 V2/Z आ जाएगा, और साइन V²/Z इंटू साइन आ जाएगा, और साइन बराबर R/Z आप जानते होंगे। जब फिर से साइन की जगह पे R/Z रखेंगे, R/Z, और Z बराबर क्या होता है, अंडर रूट में R² प्लस X² होता है। जब ये वैल्यू पुट करेंगे और अगेन हमें मैक्सिमम पावर चाहिए, तो उसके लिए हम V1 बराबर V2 जैसे रखेंगे, तो P2 मैक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो V2 स्क्वायर 1 ये R² अंडर रूट में R² प्लस X² एज वेल एज R² प्लस X² के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा P2 मैक्सिमम आ जाएगा। और जब भी मतलब ये तो P2 मैक्सिमम के बराबर आ गया, लेकिन जब डेरिवेशन करके हम 0 के बराबर रखते हैं, तो मतलब जो हमारा dP2 मतलब P2 आया है, जो पावर आया है, इसको मैक्सिमम हमें फाउंड करना है, तो इसे हम डेरिवेट करेंगे। अब इसको हम डेरिवेट करके 0 के बराबर रखेंगे। जैसे ही हम डेरिवेट करेंगे तो डेरिवेशन तो आपको आता ही होगा, जैसे आप डेरिवेट करोगे और जब इसको इक्वेट करोगे तो हमारा फाइनली हमें क्या लाना था, जो हमारा मतलब रिएक्टेंस है वो √3R के बराबर आ जाए। जब ये √3R के बराबर हमारा रिएक्टेंस आ जाएगा, तभी हमारा मैक्सिमम पावर जो होगा डिलीवर होगा। तो ये इसमें देखिए ऐसा कोई भी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको मतलब समझ में नहीं आया, मतलब ऐसा कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो समझ में ना आया हो। मैंने समझाने की पूरा कोशिश की, और पूरा डेरिवेशन है, कुछ चीज़ें रटनी पड़ेंगी। अभी आगे ऐसे ऐसे डेरिवेशन आएंगे जहाँ मेरे को खुद समझ में नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो मैं साफ आपको बोलूँगा कि आप रट लो, क्योंकि मैं भी उतना चीज़ें रटूँगा, ठीक है। जो चीज़ें समझ में आएगा वो मैं समझाता हूँ अपनी तरफ से, जो नहीं समझ में आ रहा है एज ए स्टूडेंट, मैं भी तो कोई गेट का प्रिपरेशन तो कर नहीं रहा कि मुझे समझना ज़रूरी है। मैं बार बार कहता हूँ, जिस मतलब कंपटीशन, देखिए मुझे बार बार तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, आप लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि जिससे मुझे मजबूरन ये सब बोलना पड़ता है। देखो मैं कोई एक टीचर नहीं हूँ कि आप टीचर जैसा एक्सपेक्टेशन करते हो, और टीचर जैसा एक्सपेक्टेशन तो करना ही बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको इतना हेल्प कर दे रहा हूँ, इतना ही मतलब यूट्यूब पे आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला है कि यूट्यूब का पूरा वन शॉट दे, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब अगर कोई चैनल पे भी जाओगे तो बहुत से चैनल, 2-3 चैनल है जो आपसे पैसा मांगेंगे। मैं कोई भी पैसा आपसे मतलब देख ही सकते हो यार, एज ए स्टूडेंट पूरा मैं आपको फ्री ऑफ मतलब फ्री वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेक्चर तो नहीं, फ्री वन शॉट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऐसा कोई भी यूनिट नहीं होता है। जैसे आप फ्री में जाओगे, जैसे कुछ चैनल हैं जहाँ पे फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट तो दे देगा फ्री में, लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं देगा। तो अब आपके ऊपर है, आपको मजबूरन लेना ही पड़ेगा सब्सक्रिप्शन, अगर जितना भी मांगे। लेकिन आप देख सकते हो एज ए स्टूडेंट मैं क्यों चार्ज करूँ यार, सबका भला हो, ठीक है, क्योंकि मेरा भला हो रहा है। अब दूसरा जो हम डेरिवेशन पढ़ेंगे वो स्विंग इक्वेशन, जो कि आप गांठ बांध के रख लो, ये जरूर आपके एग्जामिनेशन में आता है। स्विंग इक्वेशन 4th चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो स्विंग इक्वेशन है। देख लो, आज आपके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ, देख लो 23 मिनट अभी यहीं हो गया।
तो ये 1 घंटा से ऊपर चला जाएगा जिस स्पीड से मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। स्विंग इक्वेशन फॉर द मशीन टू कनेक्ट इनफाइनाइट बस इन अ पावर सिस्टम। स्विंग इक्वेशन जो होता है, ये इक्वेशन क्या होता है, ड्यूरिंग ट्रांजिएंट जब आता है हमारे सिस्टम में, तो ट्रांजिएंट बिहेवियर को मतलब समझने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम स्विंग इक्वेशन का हेल्प लेते हैं। तो स्विंग इक्वेशन क्या होता है, देखिए आप स्विंग इक्वेशन को समझाने के लिए सबसे पहले जो हमारा थीटा है वो डब्ल्यू एस टी प्लस डेल के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहाँ हमारा थीटा जो है एंगुलर पोजीशन ऑफ रोटर है, एंड जो ओमेगा है वो सिंक्रोनस स्पीड है, और ये जो डेल है वो जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोटर है। ये सब आपको याद रखना होगा। थीटा इक्वल टू ओमेगा एस टी प्लस डेल के बराबर होगा, ठीक है। आगे जो है जो हमने ये थीटा बराबर इतना लिखा है, इसको जो थीटा जो है हमारा एंगुलर पोजीशन ऑफ रोटर है, इसको जब हम टाइम के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेट करेंगे, तो पहला डेरिवेशन करेंगे तो ये हमारा टी जो है हट जाएगा, क्योंकि आप जानते होंगे डेरिवेशन, तो आप जानते ही होंगे इसमें क्या समझाऊँ। फिर डबल डेरिवेशन करेंगे तो हमारा डबल डेरिवेशन जब हम एंगुलर जो हमारा पोजीशन ऑफ रोटर है, मतलब जो थीटा है उसका जब डबल डेरिवेशन करेंगे तो डी स्क्वायर थीटा इक्वल टू डी टी स्क्वायर जो होगा, डी स्क्वायर जो हमारा एंगल है उसके मतलब डी टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हम क्या करेंगे, जो आप जानते होंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो अल्फ़ा है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो ये डी स्क्वायर थीटा अपन डी टी स्क्वायर इक्वल टू जो हो जाएगा एंगुलर जो हमारा डेरिवेशन है, डबल डेरिवेशन उसके बराबर हो जाएगा, जिसका कि हमारा एसआई जो होगा इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकेंड के बराबर हो जाएगा। नाउ अभी तक तो हमने जैसे जैसे मतलब जस्ट हमने क्या किया है, जस्ट हमने सिंप्लीफिकेशन किया है, ये आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। नाउ हमें डैम्पिंग को अगर हमने नेगलेक्ट किया तो हमारा एक्सेलरेशन टॉर्क जो टी होगा, आप जानते होंगे टी एस माइनस टी, जो वहाँ की मतलब जो एक्सेलरेशन हमारा टॉर्क होगा। देखिए किसी भी हमारा मोटर है उसके शाफ्ट पे हमारा टॉर्क एक्सेलरेशन कब मिलेगा, जब सॉफ्ट टार्क, जो सॉफ्ट में टार्क होता है वो जो इलेक्ट्रिकल टार्क से हम जब माइनस करेंगे, जो सॉफ्ट टार्क होता है इलेक्ट्रिकल टार्क में से जब माइनस करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन टार्क मिलता है। तो वही हमें एक्सेलरेशन टार्क निकालना है। और नाउ जो हमारा एम है वो जे ओमेगा के बराबर होता है। ये तो आप बहुत पहले से पढ़ रहे होंगे यार। जो हमारा एंगुलर मूवमेंट ऑफ रोटेशन है या रोटर है, वो जो मूवमेंट ऑफ इनर्जी इनटू सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होता है। एम इक्वल टू जे ओमेगा होता है। यहाँ से हमने टॉर्क के बारे में देखा था। अगर आप पावर एक्सेलरेशन पावर के बारे में देखेंगे, पावर एक्सेलरेशन, तो वो जो हो जाएगा सिंक्रोनस पावर माइनस जो इलेक्ट्रिकल पावर होता है, इलेक्ट्रिकल डिग्री में जो पावर होता है उसके माइनस अगर करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन पावर मिलेगा। तो फाइनली जो हमने यहाँ पे प्रूफ करके रखा है कि जो हमारा जो सेकंड डेरिवेशन ऑफ थीटा जो है वो जो सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेशन जो डेल के बराबर होगा, उसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे देख सकते हो ये जो है जे से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। जब जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क जो एक्सेलरेशन टॉर्क के बराबर हो जाएगा। ये हमारा जो ये थीटा वाला हो गया, ये हमारा डेल वाला हो गया, दोनों जो है एक्सेलरेशन टॉर्क के बराबर हो जाएंगे। उसके बाद दोनों में हम क्या करेंगे, ओमेगा जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड है, ओमेगा से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा, देख सकते हो इसमें हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा जे डेल मतलब डी स्क्वायर डेल प्लस डी टी स्क्वायर जो ओमेगा टी ए के बराबर हो जाएगा। और अभी आपने देखा कि जो जे ओमेगा है वो एम के बराबर है। और जो ये डेल स्क्वायर जो आपने देखा कि मतलब डी स्क्वायर जो हमारा डेल अपन डी टी स्क्वायर है वो किसके बराबर है, फाइनली जो हमारा पावर एक्सेलरेशन पावर है, एक्सेलरेशन पावर बराबर क्या होता है, सॉफ्ट पावर माइनस इलेक्ट्रिकल पावर, तो ये इसके बराबर है। तो ये हमारा फाइनली जो होगा ये स्विंग इक्वेशन है। देखो लास्ट में हमने यहाँ पे हाईलाइट किया जो इक्वेशन नंबर 5 है, इसको आप रट लो। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो इक्वेशन नंबर 5 जो है आपका स्विंग इक्वेशन है। और ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 5 गिव द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन पावर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन पावर जो पावर एक्सेलरेशन पावर एंड एंगुलर पावर, जो हमारा एंगुलर ये पावर है, ये एंगुलर पावर, इसके बीच में हमारा क्या है, इसने एक रिलेशन समझाता है। और उस रिलेशन का यूज होता है हम किस लिए करते हैं, शुरू में हमने बताया यही स्विंग इक्वेशन है। और इसका जो हमारा स्विंग इक्वेशन है, इसका यूज हम ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ सिंक्रोनस मशीन को डिस्क्राइब करने के लिए हम स्विंग इक्वेशन का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं तो ये नहीं समझा सकता हूँ कि ट्रांजिएंट में कैसे इसका यूज करते हैं। जब आप कोई गेट का लेक्चर जब देखोगे ना, तो वहाँ पे आपको जब मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली स्विंग इक्वेशन कैसे हम मतलब ट्रांजिएंट बिहेवियर को समझने के लिए यूज करते हैं इन सिंक्रोनस मशीन। तो जितना आपका सिलेबस में 1 में दिया हुआ है उतना मैंने पूरा कोशिश किया, आपको समझ में आ गया। सेकेंड डेरिवेशन में हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद थर्ड जो आता है आपका स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी। ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। जो स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी होता है, हाईएस्ट पावर विच कैन ट्रांसफ़र
ट्रांसफ़र टू रिसीविंग एंड टू द, मतलब जो ट्रांसफ़र किया जाता है रिसीविंग एंड ऑफ द सिस्टम विदाउट एनी अफेक्टिंग द सिंक्रोनिज्म, तो उसे हम स्टडी स्टेट जो है स्टेबिलिटी लिमिट बोलते हैं। हाईएस्ट पावर अगर ट्रांसफ़र किया जाए रिसीविंग एंड पे विदाउट यहाँ पे अफेक्टिंग द सिंक्रोनिज्म जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्टडी स्टेट लिमिट कहते हैं। स्टडी स्टेट लिमिट को समझने के लिए सबसे पहले दो हम डायग्राम लिए हैं, जो कि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम यहाँ से जो वोल्टेज को जनरेट कर रहे हैं, बीच में आप जानते हो कि XT जो रिएक्टेंस है वो तो रिएक्टेंस आएंगे XT XC। यहाँ पे हमारा मतलब रिसीविंग एंड पे वोल्टेज जो है पावर, इलेक्ट्रिकल पावर हो गया। तो सबसे पहले जो हम मान के चलो जो ये हमने वेव, एक वोल्टेज या करंट का वेव है यहाँ समझते हैं। तो ये इनिशियल हमारा जो है इस एंगल पे हमारा जो है वोल्टेज है, फिर यहाँ पे हमारा कुछ मतलब एंगल जो है मतलब डिफरेंस हुआ, जैसे डेल नॉट प्लस डी वी, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री, और ये सबसे ऊपर जो हमारा पी मैक्स है। तो जब इलेक्ट्रिकल पावर और जब हम जो हमारा ये डेल है, डेल अभी आपने देखा डेल क्या है, रोटर का डेल क्या है, देखो अभी आपने देखा कि यहाँ पे हर एक चीज़ बताया गया था कि जो हमारा यहाँ पे जो डेल है वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोटर। टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब हम मतलब क्या बोलते हैं, वेव का एनालिसिस करेंगे, तो ये वेव जो है मतलब सबसे पहले हम 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री पे देखेंगे, फिर जो है 90 डिग्री पे देखेंगे और 180 डिग्री पे देखेंगे। तो अभी आपने स्विंग इक्वेशन से देखा, देखो स्विंग इक्वेशन अभी देखा कि 2h/ओमेगा s जो है डी स्क्वायर डेल अपन डी टी स्क्वायर जो है PM माइनस पी, जो PM माइनस पी हो वो जो है एक्सेलरेशन पावर के बराबर है। तो यहाँ पे डेल जो है लोड एंगल है, H जो है इनर्शिया ऑफ कांस्टेंट है, ओमेगा S जो है सिंक्रोनस स्पीड है। अगर आपको कुछ ना है ना तो ज़रूर ये ज़रूर लिख दो, अगर आता है नीचे वेयर एज करके लिख दो ताकि आपका कॉपी भर सके, ठीक है। तो यहाँ से इतना आपको तो स्विंग इक्वेशन से समझ में आया ही। अब पावर जो होता है, इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है, आप जानते होंगे, बहुत पहले से ही पढ़ के आ रहे होंगे, वो ई जो आपका EMF है वो और जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है वो रिएक्टेंस अपन साइन डेल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा वैल्यू होता है उसको पी मैक्स से हम मतलब रिप्लेस कर देते हैं एंड साइन डेल, ठीक है। तो हमें जो है स्टडी स्टेट में हमें इस कंडीशन को देखना है। स्टडी स्टेट में देखना है तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर है जब मैकेनिकल पावर के बराबर होगा तभी हमारा सिस्टम जो है वो स्टडी स्टेट में ऑपरेट करेगा। तो नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि जो हमारा पावर जो है इंक्रीज बाय स्मॉल अमाउंट, जो डेल पी के बराबर हमारा रोटर एंगल जो है वो जो है डेल नॉट प्लस डेल मतलब डेल नॉट प्लस थीटा, मतलब जो ये आपका डिफरेंस है, मतलब इतने से हमारा जो है इंक्रीज़ किया गया है स्मॉल अमाउंट से। तो डेल पी जो है हमारा मतलब इलेक्ट्रिकल पावर है वो डेल पी अपन जो हमारा डेल है वो इतने के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ से यहाँ तक है ना मेरे दोस्त, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ मेरे को समझ में नहीं आया कि कहाँ से आया। तो जो डेल पी है वो आपका डेल पी डेल, ये दोनों डेल बोलते हैं क्या यार, मैं यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा है, मुझे दोनों को डेल ही बोलते हैं आई थिंक, है ना। इसको भी हम, मुझे लगता है कि डेल ही बोलते हैं और इसको भी डेल ही बोलते हैं, डेल ऑपरेटर डेल, ये डेल ही होता है ना। जो भी हो आप देख लो, मतलब ये जो है जब इसको डेरिवेशन किया गया तो इतने के बराबर आएगा। और फाइनली हमें किससे मतलब है, हमारा ये जो P है, मतलब P जो है फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेशन है। देखो P जो है प्लस माइनस में डेल P अपन डेल मतलब ये जो दोनों हैं डेल डेल, यार डेल डेल नहीं बोल सकते, इतने के बराबर हो जाएगा अपान जो M 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें लास्टली फाइनली हमें क्या समझना है, कंट्रोबिलिटी कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी समझना है। जो आपने ये इक्वेशन देखा, यहाँ पे हमने लिखा है कि जो इक्वेशन आपने देखा, दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। सबसे पहले कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, जो हमारा ये P आ रहा है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेलरेशन, ये जो है अगर 0 के बराबर हो जाएगा, डेल P अपन डेल जो है मतलब पार्शियल बोलते हैं क्या बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप समझ लोगे, ठीक है। ये जो है अगर 0 के बराबर हो जाए तो सिस्टम हमारा ऑक्सीलेटरी है, ठीक है। अगर ये लेस देन 0 है तो सिस्टम जो हमारा अनस्टेबल है, लेकिन ये हमारा 0 से अधिक है तो हमारा सिस्टम जो है क्या है, स्टेबल है। तो ये तीन कंडीशन जो है 0 के बराबर आए तो क्या है, हमारा सिस्टम ऑक्सीलेटरी है, लेस देन हमारा 0 है तो अनस्टेबल है, ग्रेटर देन 0 है तो स्टेबल है, ठीक है। अनस्टेबल स्टेबल कंडीशन क्या होता है सब कुछ हमने बताया, जितना आपका एक सिलेबस में दिया हुआ है, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, उसको हमने समझाया। फाइनली जो आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपका ये डेल पी अपन डेल आपने देखा, ये सिंक्रोनेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। अब सिंक्रोनस मशीन विदाउट लॉसिंग स्टेबिलिटी, द मैक्सिमम पावर जो होगा जब हमारा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो साइन में 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो हमारा पी मैक्स जो होगा ई वी
इंटू जो हमारा रिएक्टेंस के बराबर होगा। तो यहाँ से हमने जो आपका ये मतलब स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट का जो आपका डेरिवेशन है, इसको भी हमने बहुत ही अच्छे से नहीं कह सकता हूँ, जितना मुझे समझ में आया उतना तो मैं आपको समझाया। कुछ चीज़ें भी जैसे मैंने बोला कि मैं भी एग्ज़ाम टाइम पे इतना चीज़ें रट के जाऊँगा, क्योंकि ऊपर का तो मुझे समझ में आ गया कि ऊपर का एक जो स्विंग इक्वेशन से लेके डिराइव किया, डेरिवेट किया, उतना समझ में आया। और उसके बाद जैसे ही मैं इतना याद कर लूँगा, इतना रट लूँगा, तो नीचे तो मुझे मालूम है कि ये जब 0 के बराबर होगा तो ऑक्सीलरेटरी होगा, लेस देन 0 होगा तो अनस्टेबल होगा, 0 से ग्रेटर होगा तो स्टेबल होगा। बस उसके बाद मैक्सिमम पावर मैं लिख दूँगा। मुझे उम्मीद है कि मैं अगर जितना मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, अगर पूरा डिट्टो में लिख देता हूँ तो 7 नंबर का क्वेश्चन है तो टीचर 5 से तो कम देगा नहीं यार, क्योंकि जो चीज़ एक्चुअली चाहिए वो चीज़ मैं एक्चुअली दे रहा हूँ। देखो ये मैटर नहीं करता है कि कहाँ का है, मतलब बुक से ले रहे हो, क्वांटम से ले रहे हो, कहीं से भी लो, लेकिन आप पढ़ो और समझो और एग्ज़ाम में लिखो, तब जाके आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट नोट कर लो, ये आपका जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इक्वल एरिया क्राइटेरिया, इक्वल एरिया क्राइटेरिया, ये आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है और आई थिंक इस बार भी पूछे। तो इक्वल एरिया क्राइटेरिया क्या है? जब हम पावर, इलेक्ट्रिकल पावर और जो हमारा रोटर एंगल के बीच में जब हम एनालिसिस करते हैं, जो हम एरिया लेते हैं, मतलब एरिया 1 एरिया 2 के बराबर होता है। ये कैसे बराबर होता है, तो इसी को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले इक्वल एरिया क्राइटेरिया में हम क्या करेंगे, अप्लाई जब हम करेंगे इक्वल एरिया क्राइटेरिया फिगर से, फ्रॉम फिगर एरिया ऑफ A1 जो है एरिया ऑफ A2 के बराबर हो जाएगा। जो हमारा एरिया A1 है और एरिया A2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जब एरिया A2 के बराबर, जो हमारा एरिया A1 जो है AGB है, देखो यही हमने लिखा है। जब आप मतलब एक बार PPT आप पढ़ोगे ना यार, तो हर एक चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से लिखता हूँ। जो चीज़ बुक्स या क्वांटम में थोड़ा मतलब ऐसे वर्ड में लिखा होता है जो समझ में नहीं आता, मैं अपने वर्ड में लिखता हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, तो एरिया जो A1 है एरिया A2 के बराबर, जो AGB और BCM है, जो BCM देखो, जो हमारा एरिया BCM है, ये दोनों एरिया, ये वाला एरिया बराबर होगा। अब इसको कैसे बराबर होगा, इसको हम डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम एरिया AGB लेंगे। AGB लेने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ कर्व। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को जब एरिया ऑफ हमें देखो, सबसे पहले अगर एरिया ये वाला एरिया निकालना होगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ कर्व जब हम मतलब माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया ये बच जाएगा। सेम एज इट इज़ जब हमें ये निकालना है, तो ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, जो हमारा एरिया ऑफ कर्व ऐसे से माइनस करेंगे तो हमारा जो है फाइनली जो एरिया ऑफ ये BCM निकल के आएगा। इसके लिए सबसे पहले एरिया ऑफ हमारा जब AGB निकालना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ कर्व निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए PS1 माइनस, देखो जो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तो जो हमारा PS1 माइनस डेल्टा 0 से माइनस डेल्टा 1, तो ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगा तो एरिया ऑफ कर्व निकालना है, तो डेल्टा 0 से डेल्टा 1 में इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे देखो देख रहे हो ना, यहाँ पे डेल्टा 0 से डेल्टा 1 में PM साइन ओमेगा, PM साइन डेल और DL के रिस्पेक्ट में जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो फाइनली हमारा एरिया जो है ये हमारा एरिया 1 निकल के आ जाएगा। एरिया 1 हमारा कितना निकल के आ जाएगा, जब आप इसको आगे इंटीग्रेट करोगे तो PS1, देखो जो आगे हमने कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, जो हमारा ये PS1 है वो डेल एंगल, मतलब जब आप इसको हम बोला ना रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ कर्व जब मतलब माइनस करोगे और आगे सॉल्व करोगे तो एरिया हमारा A1 का बराबर इतना आ जाएगा। सेम एज इट इज़ माय डियर, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा हो, कुछ नहीं इसमें मैं क्या आपको समझाऊं कि जो हमारा इंटीग्रेशन है उसके बाद ये हमारा लिमिट पुट किया है, साइन का हमारा कॉस हो जाता है, लिमिट पुट किया है तो ये हमारा इतना एरिया A1 आ गया। उसके बाद एरिया A2 हमें निकालना है, तो जो हमारा कर्व है, मतलब जो कर्व है हमारा, कर्व देख सकते हो साइन कर्व, और जो हमारा ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा जो एरिया ऑफ A2 है इतना के बराबर हो जाएगा। और आप इक्वल एरिया क्राइटेरिया से जानते हैं कि एरिया ऑफ A1, जो एरिया ऑफ A1 है वो एरिया ऑफ A2 के बराबर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ A1 जो है हमारा इतना आया, एरिया ऑफ A2 हमारा इतना आया। देखो एक बार मैं दिखा देता हूँ, जो एरिया ऑफ A1 है हम यहाँ पे लिखे, एरिया ऑफ A2 है, यहाँ पे दोनों को इक्वल किए, और इक्वल करने के बाद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारा डेल 2 है वो डेल मैक्स के बराबर आ जाएगा, और जो हमारा PS1 है वो जो PM और साइन डेल मैक्स के बराबर आ जाएगा। तो जहाँ से हमें ये समझ में आता है कि वंस जब डेल मैक्स हमारा जो है ऑब्टेन हम किए हैं, मैक्सिमम परमिसिबल पावर ट्रांसफर ट्रांजिएंट लिमिट फाउंड, मतलब जो हम डेल मैक्स ऑब्टेन किया है, मैक्सिमम परमिसिबल पावर जो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी से जो लिमिट्स हम फाउंड किए हैं, वो जो है PS1 है वो PM साइन डेल 1 के बराबर हो जाएगा।
जहाँ हमारा डेल वन जो है पाई माइनस डेल मैक्स के बराबर होता है। देखिए इसमें मैं क्या आपको समझा सकता हूँ, जितना मुझे समझ में आया है मैंने डेरिवेशन लिखा, डेरिवेशन लिखने के बाद आपको पढ़ के कैसे मैंने इसको डिराइव किया मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि फाइनली जो ये इक्वेशन है ना लास्ट में, ये आपका इक्वल एरिया क्राइटेरिया का डेरिवेशन होता है। अगर कुछ ना है तो ये आप याद कर लो और लास्ट में ये लाइन ज़रूर लिख दो कि डेल वन बराबर इतना होता है। आप ज़रूर साथ में 2 नंबर तो पा ही लोगे अगर आप फिगर सही बनाते हो और लास्ट पॉइंट जो है सही लिखते हो तो साथ में 2 नंबर पा ही लोगे, आपका बैक तो नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जो है एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा बहुत मैं भूल सकता हूं, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं जितना आपको कंटेंट दे रहा हूं उतना लिखूं। और वही कारण है कि मैं डेफिनेटली आपको बोल दे रहा हूं अब कि 40 प्लस तो नंबर मैं ला ही लूँगा पावर सिस्टम 2 में, मतलब ला ही लूँगा। मैं कोई डेफिनेटली नहीं करूँ, 40 से बहुत अधिक भी आ सकता है और 40 से थोड़ा बहुत कम भी आ सकता है। लेकिन हाँ, पहले मुझे 30 की उम्मीद थी, अब 30 की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं आपके कारण यूनिट नंबर अभी तक आपके कारण मतलब आपके यूनिट पावर सिस्टम के बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंड कर रहे थे। उसी कारण मैंने पावर 1 2 थर्ड तो भी नहीं पढ़ा, 4th एंड 5th आप देख सकते हो अपलोड ही कर दिया। फर्स्ट और सेकंड पढ़े हुए, केवल यूनिट नंबर 3 बचा हुआ है वो मैं पढ़ लूँगा, ठीक है, और आपको समझा दूँगा एट द एंड ऑफ एग्ज़ाम। तो आगे इक्वल एरिया क्राइटेरिया आपने देखा। उसके बाद लास्ट जो कह सकता हूँ आपका डेरिवेशन जो है, टाइम देख सकते हो, टाइम 39 मिनट हो गया। इक्वल मतलब लास्ट जो आपका कह सकता हूँ ये डेरिवेशन है क्रिटिकल क्लियरलिंग टाइम एंड एंगल के बारे में, एंगल के बीच में हमें मतलब जो डेरिवेशन जो है एंगल और टाइम के बीच, मतलब क्रिटिकल टाइम जो क्रिटिकल एंगल के बीच में हमें जो है डेरिवेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैक्सिमम अलाउेबल वैल्यू ऑफ क्लियरलिंग टाइम एंड एंगल फॉर सिस्टम टू रिमेन स्टेबल इज नोन एज रिस्पेक्टिव एज क्रिटिकल टाइम एंड क्रिटिकल एंगल। जो मैक्सिमम अलाउेबल, जो मैक्सिमम आपका क्लियरलिंग टाइम होता है या एंगल होता है वो रिमेन होता है इन स्टेबल कंडीशन रिस्पेक्टिवली, उसे हम क्रिटिकल टाइम या क्रिटिकल एंगल कहते हैं। देखो इसको समझने के लिए मैं एक अभी पीछे वाला वीडियो में बोला, मतलब पीछे वाला ये डेरिवेशन में, जैसे कौन सा डेरिवेशन था, हाँ इस डेरिवेशन में मैं बोला ना कि मुझे समझ में नहीं आया था। देखो इस डेरिवेशन में ये पॉइंट जो है, ओहो फिर यहाँ पे आ गया। देखो जो ये पॉइंट है, मैं केवल और केवल यही पॉइंट जो है जो आपको नहीं समझाया हूँ और बोला हूँ कि ये आप रट लो, सेम एज इट इज़। जो अब मैं इक्वेशन जो डेरिवेशन करा रहा हूँ ये भी मेरे को समझ में नहीं आया, आप अपने से समझ में आया तो समझ लो, नहीं तो मेरे बस की बात नहीं है कि मैं टीचर हूँ और मैं कहीं से पढ़ के आपको समझा रहा हूँ। मैंने केवल बुक पढ़ा है, मैं यूट्यूब का कोई वीडियो भी नहीं देखा हूँ, क्योंकि यूट्यूब का वीडियो मैं देखने लगा तो मेरा मैं यूट्यूब का वीडियो देख के क्यों आपको समझाऊँ, क्या मेरे को फ़ायदा होने वाला है बताओ। मेरा जो फ़ायदा होगा, मैं कंपटीशन का मेरा 100% कंपटीशन पे देना है, क्योंकि एट द एंड किसी को भी जॉब चाहिए, एट द एंड किसी को जॉब चाहिए, किसी को भी नंबर नहीं चाहिए। अगर मान के चलो, मैं आपको एक सिंपल सा साधारण सा एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप पावर सिस्टम 2 में 70 में 70 पाते हो लेकिन आपका प्लेसमेंट नहीं लगता है, आपका जॉब नहीं लगता है, तो आप क्या 70 नंबर ला के दिखाओगे, किसको दिखाओगे कि मेरा 9.8 से जीपीए है, 9.6 से जीपीए है। एक ही टीम के आपका नंबर देख के आपको मतलब जॉब देगा नहीं ना। तो माय डियर्स, ये जो है सेमेस्टर को पूरा मतलब सेमेस्टर जैसा देखो। और जो कंपटीशन है ना, एक्चुअली कंपटीशन जो है, अगर गेट का आप पढ़ रहे हो तो गेट के लिए भी, गेट में थ्योरी तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, जितना क्वेश्चन हो सकता है। मैं अभी तक गेट नहीं दिया हूँ, लेकिन जितने मेरे फ्रेंड्स हैं उनके जो रिजल्ट आए हैं उनके बिहाफ पे मैं बोल सकता हूँ कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओ गेट के लिए थ्योरी क्लियर करना, थ्योरी को आप लाइन बाय लाइन समझना, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इट्स इम्पॉर्टेंट कि हाउ मच यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड हाउ यू आर रीगेनिंग व्हाट द शॉर्टकट इज़ टू सॉल्व द क्वेश्चन एज पॉसिबल एज। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि जो आप ये लास्ट जो डेरिवेशन है मतलब क्रिटिकल एंगल एंड टाइम, इसको आप सबसे पहले डेल मैक्स अभी हमने स्विंग इक्वेशन या कौन सा इक्वेशन था इसे अभी फाइंड किया। आई थिंक ये वाला जो है अभी हमने फाइंड किया ना, ये कौन सा है, हाँ इक्वल एरिया क्राइटेरिया से हमने अभी देखा कि हमारा जो डेल मैक्स है वो जो है पाई माइनस डेल नॉट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम एरिया A2 और एरिया A1 A2, देखो जो हमारा एरिया A1 है A2 है, इसको फिर से, हाँ इसको एरिया A1 निकालने के लिए देखो यहाँ से क्या करेंगे, हम डिराइव करेंगे। ये जो हमारा रेक्टेंगल है डेल नॉट से डेल CR के मतलब बीच में हम क्या करेंगे, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो एरिया A1 आ जाएगा। एरिया A2 जो है डेल CR जो क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल से डेल CR जो डेल मैक्स है उसके
डेल मैक्स तक जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया A2 आ जाएगा। अब एरिया A1 एंड एरिया A2 आगे इक्वल एरिया क्राइटेरिया से आपने देखा, जब इक्वल एरिया क्राइटेरिया से जब आगे ये सब कुछ आप लिख के जब मतलब इक्वेट करोगे तो फाइनली जो डेल CR हमने बताया क्रिटिकल एंगल क्लियरलिंग है, तो डेल CR बराबर हमारा क्या आ जाएगा, इतने के बराबर आ जाएगा कोस इनवर्स पाई माइनस 2 डेल नॉट साइन डेल नॉट माइनस कोस नॉट के बराबर आपका जो है एंगल आ जाएगा, आपका क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। वैसे ही जब आगे, अब मालूम नहीं ये कहाँ से मुझे आया, मेरे को खुद नहीं समझ में आया, आपसे मैं कह रहा हूँ रट लो, ठीक है। रटना ही एक लास्ट आपके पास मतलब एक उम्मीद है, उसके सिवाय आप अगर आपके पास टाइम है तो आप जाओ गेट के लेक्चर देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल आपको मतलब फाइनली जब आप सॉल्व करोगे तो क्रिटिकल एंगल बराबर आपको देखो मैंने मतलब डिब्बे में बंद किया है, क्रिटिकल एंगल बराबर पाई F अपन 2H PM जो TCR मतलब क्रिटिकल टाइम इसका स्क्वायर, ये इतने के बराबर हो जाएगा, जहाँ TCR जो क्रिटिकल क्लियरलिंग एंगल है और जो हमारा ये क्रिटिकल क्लियरलिंग टाइम है, तो ये इतने के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन हम फाइंड करते हैं, इसका जो फाइनली फाइंड करने के बाद जो हमारा मतलब इसका सिग्निफिकेंट होता है, द हेल्प अस टू डिजाइन द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले सर्किट ब्रेकर सो दैट टोटल टाइम टेकन बाय द सिस्टम बी लेस दैन द क्रिटिकल टाइम एंड जो क्रिटिकल टाइम और क्रिटिकल टाइम होता है उससे हमारा सर्किट ब्रेकर और जो रिले है कम टाइम ले और हमारा जो सिस्टम का स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे। तो ये जो है आपने क्रिटिकल एंगल क्रिटिकल टाइमिंग देखा, जितना डेरिवेशन था 5 डेरिवेशन था, 5 डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो थ्योरी हैं, आपको मैं समझा देता हूँ। देखो थ्योरी भी बहुत आपको समझना होगा। देखो जब आप PPT देखोगे ना तो उसमें इक्वल एरिया क्राइटेरिया क्या होता है यहाँ लिखा हुआ है, जो ऑल्सो नोन एज इक्वल एरिया मेथड। ग्राफिकली टेक्निक इज यूज फॉर मतलब ग्राफिकली एक टेक्निक है यूज इन पावर सिस्टम टू मतलब स्टेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए हम क्रिटिकल एंगल क्राइटेरिया देखते हैं। या माइक इज़ वर्किंग, ओके। सो ना वो इक्वल एरिया क्राइटेरिया के बारे में इतना पॉइंट्स दिया हुआ है, देख सकते हो, आप पढ़ लो। 45 मिनट हो गया, लगातार 45 मिनट अगर बोल दोगे ना, मैं लगातार बोल रहा हूँ, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ कभी मैं पॉज नहीं लेता हूँ, लगातार 45 मिनट बोलोगे ना, तो एक बार बोल के देखना। मतलब जब आप वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करते हो थोड़ा तेज़ बोलना पड़ता है और एक सही समय का इंतज़ार करना पड़ता है। मतलब अभी रूम में मेरे रूममेट्स नहीं है, उस समय का हमेशा मैं इंतज़ार करता हूँ। सोचो एक वीडियो बनाने के लिए मैं कितना सेक्रीफाइस करता हूँ, लेकिन आप लोग जो है कुछ भी लिख देते हो यार। कभी कभी अच्छा नहीं लगता है कि यार मैं टीचर नहीं हूँ, टीचर जैसा क्यों एक्सपेक्टेशन करते हो। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे लिए पावर सिस्टम 2 कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं गेट वाला लड़का नहीं हूँ, मैं जो हूँ कंपटीशन वाला लड़का हूँ। और मैं आपको इतना हेल्प कर दे रहा हूँ, यही बहुत ज़्यादा है। इतना हेल्प आपको यूट्यूब पे कोई करने वाला नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर इतना मिल जा रहा है तो यार थोड़ा सा पॉजिटिव फीडबैक दो, नेगेटिव के अलावा, ठीक है। एनीवे कुछ लोग तो नेगेटिव होते ही हैं, उनका तो नेगेटिव आना, ये नेगेटिव जब नहीं आएगा तो मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव करूँगा। थैंक यू भाई जिसने भी नेगेटिव कमेंट किया था। आप लोग कर सकते हो, यू आर फुली फ्री, आप नेगेटिव करो पॉजिटिव करो। ठीक है। तो लास्ट मैं कह सकता हूँ कि डेरिवेशन जो है एक बार आया, स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ स्टेबिलिटी विद डायग्राम, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया। आपको मैंने कंटेंट दे दिया है, मैं इसको समझाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वही क्या, जब मेरे को समझ में नहीं आया तो मैं क्यों समझाऊं। आप देख लेना, मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ। एक मिनट, कहाँ हम थे, हाँ ये आप डेरिवेशन देख लेना। फाइनली जो है मैं आपको कुछ 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में उसको समझा दे रहा हूँ। तो जो फैक्टर इफेक्टिंग होते हैं स्टेबिलिटी स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी, कुछ फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जैसे ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टेंस। जो ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टेंस होते हैं वो क्या करते हैं, रिड्यूस पावर ट्रांसफ़र जो है कैपेबिलिटी जो है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जैसे ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टेंस, जनरेटर लोडिंग, लोड कैरेक्टरिस्टिक, लोड वोल्टेज लेवल, रिएक्टिव पावर एंड पावर एंगल, ये जो आपको मैंने पॉइंट्स बताए जो ये आपके जनरेटर लोडिंग, लोड कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज लेवल, इनमें अगर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन होगा तो हमारा जो स्टडी स्टेबिलिटी है ना, इसके फैक्टर में क्या होगा, इफेक्ट होगा। जैसे जनरेटर लोडिंग क्या है, ये हमारा जो है हमारे जो सिस्टम को लेस स्टेबल बना देगा, ये हमारी स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर देगा लोड कैरेक्टरिस्टिक। तो ये आप पढ़ सकते हैं, कंटेंट दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे जो है स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। नाउ अभी तो इफेक्ट देख रहे थे, अब कैसे हम मतलब अपने सिस्टम को स्टेबिलिटी तक कैसे पहुंचाएंगे, क्या हमारा मतलब सिस्टम में कैसे क्या ऐसा जो है चेंजेस करेंगे, कि क्या ऐसा इंप्रूवमेंट करेंगे। जैसे हम वोल्टेज रेगुलेशन,
यूजिंग द ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर हम यूज करके हम जो है स्टेबिलिटी अचीव कर लेंगे। रिएक्टिव पावर कंपनसेशन, इंस्टॉल द शंट कैपेसिटर सिंक्रोनस कंडेंसर जो हमारा होता है, इसका यूज करके हम स्टेबिलिटी जो है अपने सिस्टम में जो है रीगेन कर सकते हैं। सीरीज कंपनसेशन, जो हमारा कैपेसिटर होता है उसको हम यूज करेंगे और ये जो हमारा पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी को है जो है इंक्रीज़ करेगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन, सीरीज कंपनसेशन, इंक्रीज ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटी बाय यूजिंग जो है डबल सर्किट लाइन्स एज वेल एज जो हमारा यहाँ पे फैक्ट डिवाइस, जो कुछ मतलब आर्टिफिशियल डिवाइस होते हैं, मतलब कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि हमारे स्टेबिलिटी को रीगेन मतलब जो है इम्प्रूव करते हैं। जैसे आपने देखा कंपनसेशन करके, रिएक्टिव कंपनसेशन, सीरीज कंपनसेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, इसका यूज करके हम सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है उसको क्या कर सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं। उसके बाद फिर से लिखा है कि जो हमारा फैक्टर इफेक्ट द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम, जैसे मैग्नीट्यूड में डिस्टर्बेंस हो जाए, फॉल्ट लोकेशन क्लियरिंग टाइम में जो है डिस्टर्बेंस आ जाए, इनिशियल जो हमारा ऑपरेटिंग कंडीशन है उसमें डिफरेंसेस हो जाए, सिस्टम इनर्सिया, जो इनर्सिया है सिस्टम की उसमें जो है अगर चेंजेस जाए तो हमारा ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी जो होता है पावर मतलब ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी होता है। जैसे ऑटोमेटिकली आप किसी मोटर में से लोड हटा दो तो उसका इनर्सिया या स्पीड बढ़ जाएगा तो ट्रांजिएंट बढ़ेगा। तो इस यही चीज़ लिखा हुआ है कि ये जो है हमारे सिस्टम को बहुत ही कम समय के लिए ट्रांजिएंटली इफेक्ट करते हैं। फाइनली फिर से इस जो हमारा मेथड हम पढ़ेंगे, कुछ मेथड है जो कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को मतलब क्या करते हैं, सही करते हैं। जैसे कि अगर फास्ट फॉल्ट क्लियरलिंग का अगर यूज करें तो जो हमारा हाई स्पीड रिले का अगर ब्रेकर का यूज करें तो हमारा जो डिस्टर्बेंस है ट्रांजिएंट है उसको रिमूव करेगा। एक्साइटेशन सिस्टम, जो हमारा पावर स्टेबल सिस्टम है जैसे PSS है, वो जो है फास्ट रिस्पांस जो है, अगर उसका रिस्पांस फास्ट होगा तो जो ट्रांजिएंट हमारे सिस्टम में आ रहा है उसको क्या होगा, मिट आउट कर देगा, उसको कम कर देगा। या हम क्या करें, हम अपने मतलब सिस्टम में सीरीज कंपनसेटर जो अभी हमने बताया, स्ट्रॉन्गर जो है सीरीज कंपनसेशन का यूज करें तो हमारे सिस्टम में जो ट्रांजिएंट है उसको इम्प्रूव करेगा। लोड शेडिंग एनर्जी, जो स्टोरेज डिवाइस है लाइक यहाँ पे दिया हुआ है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का यूज़ करके, फ्लाई व्हील का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो ट्रांजिएंट हमारे सिस्टम में आ रहा है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट योर 4th यूनिट। एंड मेरे तरफ से जितना मेरे को समझ में आया भाई मैं समझाया हूँ। मैं एट द एंड फिर बोल रहा हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ कि मैं M.Tech करके आया हूँ और मेरे पास एक अथाह नॉलेज है या मैं PhD करके आया हूँ और आपको समझा रहा हूँ। एक स्टूडेंट से कितना आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो आप खुद देख लेना, और जितना मैं आपको समझाया हूँ मैं भी उतना ही लिखूँगा। एक के बस पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।